All right, so guys, we are starting with lecture number 3, and the agenda for the lecture will be to start discussing some things about fiscal policy. Okay, so the reference for whatever we are studying is going to be the following. Reference will be section 23.2, and the name of the topic is government budget constraints. And within this topic, we'll be discussing about deficits, debt, spending, and taxes. ठीक है, so this is what we will be discussing. Okay, so whoever has joined late, just a request, किसी को भी डाउट जब आए तो या तो आप चैट बॉक्स में लिख दो मैम आई हैव अ डाउट, या फिर आप अपना हैंड रेज कर दो, so that whenever I take a break, I mean we take a pause from whatever I'm discussing at one point, we can take your doubts. Okay, so that's just a simple request. All right, so let's get started. My chat box is open in front of me, so whosoever writes anything, I'll be able to read. Okay, so सबसे पहले तो before getting into the technicalities, I would like to define a few things. सबसे पहली चीज हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे कि डेफिसिट, जो बजट डेफिसिट होता है, उसका मतलब क्या है. ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बजट डेफिसिट? सो बजट डेफिसिट, अब बजट डेफिसिट ऐसा नहीं है कि कोई एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है. फिक्स्ड एज इन ऐसा नहीं है कि बजट डेफिसिट डिफाइन हो गया तो दैट इज इट फॉर द कंट्री. इट कीप्स चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो बजट डेफिसिट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी. किसी भी एक टाइम पीरियड टी में बजट डेफिसिट क्या होगा वो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं. तो बजट डेफिसिट इन ईयर टी, वो क्या होगा उसकी हम लोग डेफिनेशन देते हैं. ठीक है, तो डेफिसिट इन ईयर टी वो क्या होता है? आर टाइम्स बी ऑफ टी माइनस वन प्लस जी ऑफ टी माइनस कैपिटल टी ऑफ टी. डोंट गेट वरिड, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म हियर. तो देखो, deficit in any period t is r times b of t minus 1 plus g of t minus capital T of t. अब ये सारी टर्म्स का मतलब क्या है एक एक करके समझते हैं. तो पहले तो b of t minus 1, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट डेट क्या था. गवर्नमेंट डेट, डेट का मतलब समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय डेट? Ma'am, the amount of money that the government has borrowed. बोरोड मतलब Like, कर्जा कितना है. ठीक है, आपने कहीं से कितने भी पैसे लिए वो डेट है. ठीक है, सो आपने लोगों से कर्जा कितना लिया हुआ है, दैट इज डेट. तो बी ऑफ टी माइनस वन का मतलब ये है कि टाइम पीरियड टी के एंड तक सरकार ने कितना कर्जा लिया हुआ है. ठीक है, ये बी ऑफ टी माइनस वन है, मतलब कितने पैसे बोरो किए हुए हैं. ओके, सो दिस इज गवर्नमेंट डेट एट द एंड ऑफ ईयर टी माइनस वन. ठीक है, बी ऑफ टी माइनस वन. अब ये जो आर लिखा हुआ है, आर क्या है? दिस इज रियल इंटरेस्ट रेट. दिस इज रियल इंटरेस्ट रेट. रियल इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट हमें पता है. एंड उसके बाद जी ऑफ टी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है. गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन ईयर टी, कि ईयर टी में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज क्या रही है, वो जी ऑफ टी है. कैपिटल टी ऑफ टी, इसका मतलब क्या है कि टैक्सेस कितने थे माइनस
ट्रांसफर पेमेंट्स कितनी थी ड्यूरिंग ईयर टी। तो ईयर टी के टाइम पे टैक्सेस कितने कलेक्ट हुए और ट्रांसफर पेमेंट्स कितनी दी गई, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हम लोग कैपिटल टी ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी ऑफ टी का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना हुआ है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन टाइम पीरियड टी। आर का मतलब है रियल इंटरेस्ट रेट। बी ऑफ टी का मतलब क्या है, टी बी ऑफ टी माइनस वन का मतलब है कि सरकार पे ईयर टी माइनस वन के एंड तक आते आते कितनी बोरोइंग्स है, मतलब उसने कितना कर्जा लिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स मिला के आपका डेफिसिट डिफाइन होता है। अब ये डेफिसिट जो डिफाइन हो रहा है, अब इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो देखो, अगर कोई इंसान कर्जा ले रहा है तो सरकार के पास टाइम पीरियड टी माइनस वन पे क्या है, कर्जा है। तो अब ये कर्जा जो है, इस पे सरकार को इंटरेस्ट पेमेंट्स भी देनी पड़ेंगी, यस और नो। तो वो जो इंटरेस्ट पेमेंट होंगी वो आर टाइम्स बी ऑफ टी माइनस वन होगी। तो ये तो एक सरकार का एक्सपेंडिचर हो गया, प्लस सरकार को गवर्नमेंट के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो भी वो स्पेंड करती है उसके लिए जो खर्चा लगता है वो जी ऑफ टी है। तो ये तो क्या हो गया पूरा पोर्शन, ये तो मनी दैट इज गॉन, मनी वेंट आउट। ठीक है, अब ट्रांसफर पेमेंट्स जो होती हैं वो भी मनी वेंट आउट ही है, राइट। अब मनी जो आई आपके पास वो कितना है, टैक्सेस, और जो बाहर गई वो क्या थी, ट्रांसफर पेमेंट्स। तो इफेक्टिवली मतलब पूरी चीज को अगर समझना चाहो तो ऐसे ट्रांसफर पेमेंट्स भी लिख सकते हो, पेमेंट्स। और ये सारे पैसे क्या थे, जो पैसे बाहर गए, और पैसे आए कितने, जो हमने टैक्स कलेक्ट किया। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट। इसको हम लोग डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। तो इट्स जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस कि हमने ये टैक्सेस माइनस ट्रांसफर पेमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, टी ऑफ टी से। तो जब आप बाहर माइनस टी लिख देते हो तो दैट जस्ट मीन्स दैट माइनस टैक्सेस प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है, आर टाइम्स बी ऑफ टी माइनस वन प्लस जी ऑफ टी। ये आपके डेफिसिट इन टाइम पीरियड टी के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है यहां तक। Yes, ma'am. ठीक है, ऑलराइट। सो अब ना एक चीज का ध्यान रखना, टिपिकली जो ऑफिशियल चीजें होती हैं वहां पे ना आपको ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो टर्म है ना, यहाँ पे हमने आर ऑफ बी टी माइनस वन लिखा हुआ है, ये रियल इंटरेस्ट पेमेंट्स है, रियल इंटरेस्ट पेमेंट्स, दीज आर रियल इंटरेस्ट पेमेंट्स, and these are not nominal interest payment, not nominal interest payments। नॉमिनल इंटरेस्ट पेमेंट्स अगर निकालोगे तो वो क्या होगी, आई इंटू बी ऑफ टी माइनस वन। ठीक है, तो ऑफिशियली जो नंबर्स जैसे अगर आप गवर्नमेंट डेटा देखोगे तो जो रिवील होते हैं वो ये वाले नंबर्स रिवील होते हैं, ये वाले। ठीक है, ये वाले नंबर्स रिवील होते हैं, बट यहाँ पे जो भी हमने फॉर्मूलाज लिए हैं वो ये वाले नंबर्स हैं। तो जो हम चीज निकाल रहे हैं वो एक्चुअली, इसको आप क्या बोल सकते हो, इट्स लाइक सेइंग दैट दिस इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड डेफिसिट। कि इस ये जो हमने डेफिसिट कैलकुलेट किया है इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लिया गया है ऑलरेडी, बाय डूइंग व्हाट, बाय ओनली कंसिडरिंग द रियल इंटरेस्ट पेमेंट। और द करेक्ट मेजर इज ऑल्सो लुकिंग एट इन्फ्लेशन एडजस्टेड डेफिसिट। क्यों, क्योंकि मान लो किसी साल बहुत ज्यादा महंगाई हो गई, तो मतलब ये वाला इंटर अगर हम लोग यहाँ पे आई यूज कर रहे होते, अगर महंगाई बहुत ज्यादा है
तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन। तो आपका डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा। यस और नो? तो इफेक्टिवली सरकार के डेफिसिट कितने आ रहे हैं उसको सही मायने में मेजर करने के लिए आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड डेफिसिट का अगर यूज करो तो दैट इज अ बेटर वे। सो प्लीज नोट कि ये जो है यहाँ पे, ये रियल इंटरेस्ट पेमेंट है और ये नॉमिनल इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं है। ठीक है, दिस इज वन पॉइंट दैट यू हैव टू नोट। देयर इज अनदर पॉइंट दैट यू हैव टू नोट। टिपिकली जो जी होता है ना, जी पार्ट, उसमें ट्रांसफर पेमेंट्स भी इंक्लूडेड होती हैं जो ऑफिशियल नंबर्स होते हैं। एंड जो टी होता है उसमें सिर्फ टैक्सेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमने टर्मिनोलॉजी यूज की है, वहां पे जी का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें ट्रांसफर पेमेंट्स वाला कंपोनेंट नहीं है। और इसमें ये जो टी ऑफ स्मॉल टी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कितने टैक्स कलेक्ट हुए माइनस आपने कितने ट्रांसफर पेमेंट्स किए, ये पूरा कंपोनेंट ये है। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड। इज दैट ऑल राइट? मैम इसमें जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड है वो कौन से वाला है, जब आर ऑफ बी T-1 यूज कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड? ये डेफिसिट इन्फ्लेशन एडजस्टेड डेफिसिट है। ओ, ओके मैम। ये जो फॉर्मूला लिखा है, दिस इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड डेफिसिट का फॉर्मूला। मैम लाइक पिछले सेमेस्टर में एक फॉर्मूला था, आई थिंक I = R+पाई। तो वो हम्म। जो आर है वो, और जो पाई होता है वो आर में इंक्लूड होता है। पाई आर में कैसे इंक्लूड होगा? दिस इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, दिस इज इन्फ्लेशन, रियल इंटरेस्ट रेट, दिस इज रियल इंटरेस्ट रेट। मैम तो इस हिसाब से तो जब I (B)T-1 यूज करेंगे तब वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होना चाहिए ना, क्योंकि उसमें हम इन्फ्लेशन भी ऐड कर रहे हैं जब आई लेंगे। सी वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड का मतलब ये नहीं है कि हमने इन्फ्लेशन ऐड कर दी है। ऑल वी आर सेइंग इज कि अगर ये वाला मेजर आप आई के साथ कैलकुलेट करते तो आपका डेफिसिट इन्फ्लेशन डिपेंडेंट हो जाता। ओके मैम। इन्फ्लेशन बढ़ती तो ये बढ़ जाता, इन्फ्लेशन कम होती तो ये कम हो जाता। तो ओके मैम। while mentioning the deficit, you should adjust for that. And that gets adjusted if you start using real interest rate rather than normal interest rate. मैम मीन्स ये जो डेफिसिट है इसको इन्फ्लेशन अफेक्ट नहीं कर सकती है? इसमें इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट करेगी? यस मैम। इन्फ्लेशन का कंपोनेंट है ही नहीं ना। यस मैम। तो दिस इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड डेफिसिट। ठीक है? ओके मैम। यस। ऑल राइट। सो अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये हमने गवर्नमेंट डेफिसिट, जो डेफिसिट है उसकी डेफिनेशन देख ली। ठीक है, अब अगली जो चीज है वो ये आती है कि गवर्नमेंट की बजट कंस्ट्रेंट क्या है। गवर्नमेंट की बजट कंस्ट्रेंट, तो देखो, अगर मान लो ये पार्ट क्या था, जो पैसे गए, और ये क्या था, जो पैसे आए। तो जो पैसे बाहर जा रहे हैं वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो पैसे सरकार कमा रही है। अगर ये पूरा डेफिसिट पार्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब यही होगा ना कि उस पार्ट को कवर करने के लिए सरकार को और कर्जा लेना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर आपकी कमाई कम है लेकिन आपके खर्चे ज्यादा हैं तो आपको उधार लेना पड़ेगा। तो सरकार की कमाई ये है, सरकार का खर्चा ये है। तो अगर खर्चा ज्यादा है देन द इनकम, देन गवर्नमेंट विल हैव टू टेक व्हाट, गवर्नमेंट विल हैव टू बोरो मनी इन ऑर्डर टू सर्वाइव। यस? मैम इसमें टैक्सेस इंक्रीज करके कमाई भी बढ़ा सकते हैं ना? आई एम नॉट
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप कैसे बढ़ाओगे। आप जो भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हो किसी भी पॉइंट पे, ओके मैम। और अगर किसी भी पॉइंट पे जो आपका खर्चा हुआ है उन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो टैक्स तो अगले साल बढ़ेंगे ना। अभी क्या करें? ओके मैम। टैक्स ऐसा थोड़ी होगा कि आप एक बोलो कि अभी चाहिए तो मतलब चाहिए लोगों को। आप इनकम टैक्स साल में एक बार लेते हो ना, so you can't adjust this overnight. So whatever is your gap, that gap has to be fulfilled after 1 year. तो अब मीन टाइम में क्या करोगे? यू हैव टू बोरो मनी। ठीक है, तो बोरो मनी अगर करोगे तो जो सरकार पे पहले कर्जा था वो कर्जा बढ़ जाएगा, राइट? तो किसी भी टाइम पीरियड टी में जो आप पे कर्जा है और किसी भी टाइम पीरियड T-1 पे सरकार पे जो कर्जा था, उनके जो बीच का डिफरेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए? डेफिसिट के बराबर। असेंशियली सेइंग कि देखो डेफिसिट जो भी था, अगर डेफिसिट पॉजिटिव है तो आप कर्जा लोगे, इतना आपने न्यू कर्जा लिया, न्यू डेट, और आप पे ऑलरेडी BT-1 कर्जा था, तो नया कर्जा इसके बराबर हो गया। यस, यस मैम। एवरीबडी फाइन विद दिस? Yes, ma'am. ठीक है, ऑलराइट। सो तो अगर गवर्नमेंट डेफिसिट में होगी, मतलब अगर सरकार के खर्चे ज्यादा है देन इट्स कमाई, तो उस बीटी को क्या होगा? बीटी विल गो अप। अगर सरकार डेफिसिट में नहीं है, सरकार अगर सरप्लस में है, ठीक है, इफ द गवर्नमेंट इज इन सरप्लस मतलब इट्स अर्निंग मोर देन व्हाट इट इज स्पेंडिंग, तो आपको नया कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, और जो ऑलरेडी आप पे कर्जा है थोड़ा कर्जा आप चुका सकते हो। सो दिस बीटी विल गो डाउन। यस, सो व्हाट आर वी सेइंग? वी आर सेइंग द फॉलोइंग दैट अगर डेफिसिट में होगी सरकार तो डेट मतलब कर्जा इट विल गो अप। इफ सरकार इज इन सरप्लस देन जो सरकार पे कर्जा है वो कम होता जाएगा, है कि नहीं? सिंपल सा लॉजिक है। तो अब ये जो चेंज इन डेट है वो इसके बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने अभी अभी देखा था डेफिसिट की डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग इन दोनों टर्म्स को इक्वेट करते हैं। तो B(T) - B(T)-1 इज इक्वल्स टू व्हाट? R times B(T)-1 प्लस G(T) माइनस कैपिटल T(T). अब ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? इसको, ये जो खर्चा हो रहा है ये खर्चा किसी एक्टिविटी में नहीं हो रहा, दिस इज प्योर इंटरेस्ट पेमेंट। और ये जो आपका है खर्चा माइनस इनकम, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी डेफिसिट। इसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। कि ओवरऑल डेफिसिट जो है वो दो हिस्सों से मिलके बना है, एक तो इंटरेस्ट पेमेंट और एक प्राइमरी डेफिसिट। भाई ये इस साल का डेफिसिट है, फिर बाकी जो पुराने कर्जे लिए हुए हैं उसको चुकाते आ रहे हो आप, ठीक है? तो ये प्राइमरी डेफिसिट वाला पार्ट है, ये इंटरेस्ट पेमेंट है, और ये क्या है? चेंज इन डेट विच इज एसेंशियली योर डेफिसिट। And primary deficit is total revenue minus total cost, na? नो नो, प्राइमरी डेफिसिट इज जो आपने टोटल एक्सपेंडिचर किया है माइनस जो आपकी टोटल इनकम आई है। मैम 12th में भी हमने पढ़ा था ना प्राइमरी डेफिसिट। कोई बात नहीं, उसको भूल जाओ, जो ये हम लोग ओके फ्रेश स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके थोड़ी थोड़ी वो ट्वीक्स करते रहते हैं। देर इज अ डिफरेंस इन ऑथर्स ऑल्सो, देर इज अ डिफरेंस इन बुक्स ऑल्सो।
वो सारी चीजें जो हमने क्लास 12 में पढ़ी थी, दैट वाज स्पेसिफिक टू इंडियन इकोनॉमी इन हाउ थिंग्स आर डिफाइंड इन द ऑफिशियल अकाउंट्स। ठीक है। ओके मैम। तो यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट का मेन मतलब क्या है कि इस साल आपको कितना कर्जा लेने की जरूरत है। आई मीन सॉरी, नॉट सॉरी, माय बैड। इस साल कितना कर्जा लेने की जरूरत है वो तो ये है, इस साल एक्स्ट्रा खर्चा कितना किया मोर देन योर इनकम, वो प्राइमरी डेफिसिट है। ठीक है। और इंटरेस्ट जो पे करना है और जो प्राइमरी डेफिसिट है, उन दोनों चीजों को मिला के आपका क्या निकल के आता है, ओवरऑल डेफिसिट। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे इस चीज में आगे प्रोसीड करते हो तो बीटी की वैल्यू क्या हो जाती है, बीटी इज, ये बीटी माइनस वन इधर भेज दोगे तो यू आर गोइंग टू गेट 1 + r b ऑफ t माइनस वन प्लस g ऑफ t माइनस कैपिटल, राइट। ये क्या है, दिस इज डेट एट ईयर t। वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि पुराने कर्जे की आज के दिन वैल्यू क्या हो गई है। बीटी माइनस वन इंटू 1 + r, यही तो बताता है ना कि कल 100 रुपए कर्जे लिए थे, कल, पिछले कल, और इंटरेस्ट रेट है 10%, तो आज 110 रुपए कर्जे की वैल्यू हो गई है। तो ये कर्जे की वैल्यू, पुराने कर्जे की वैल्यू, और ये कि नया कर्जा लेने की जरूरत है या नहीं, राइट। राइट। एनी डाउट सो फार, एनीवन? फाइन। और मैम ये जो जीटी गवर्नमेंट इनकम है ना? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ओके मैम, गवर्नमेंट मिनट, स्पेंडिंग। इसको देख लो आराम से। बीटी ये नंबर्स हैं, जीटी इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टी इज टैक्स माइनस ट्रांसफर पेमेंट्स, आर इज रियल इंटरेस्ट रेट, एंड बीटी माइनस वन इज गवर्नमेंट डेट एट द ईयर ऑफ, एट द एंड ऑफ ईयर टी माइनस वन। ओके मैम। ठीक है। चलो। और मैम वो टर्म वो आ गई ना कि कितनी एक्स्ट्रा जो जरूर नीड है, जीटी माइनस टीटी बोरोइंग के लिए। ये, यस मैम। हाँ जी, ये क्या है? Anshika, are you saying something? You're not audible. मैम मैं ये पूछ रही थी। Okay, fine. She's not in the meeting. Fine, okay. All right. So guys, अब देखो, अब हम लोग ना, हमने बेसिक डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी सब समझ लिया है। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने किसी एक साल में टैक्स रेट को कम किया, टैक्स रेट नहीं बोल रहे, टैक्स अमाउंट बोल रही हूँ, ठीक है। अगर किसी एक साल हमने टैक्स को कम किया तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इकोनॉमी पे, ये हमारा मेन कंसर्न है। कि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप टैक्स कम करते हो तो उसका इकोनॉमी पे क्या इम्प्लीकेशन होगा, स्पेसिफिकली ऑन द डेट दैट यू हैव, या आगे जाके आज के दिन अगर टैक्स कम करते हो तो फ्यूचर में टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा, क्यों बढ़ाना पड़ेगा, ये सब हम लोग जानना चाहते हैं। तो हम लोग एक्चुअली एक एक्सरसाइज रन करना चाहते हैं, और वो एक्सरसाइज ये है कि सपोज करंट टैक्सेस वर्सेस फ्यूचर टैक्सेस। तो हम लोग देखो, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपने एक ईयर, एक साल क्या किया, यू डिक्रीज द टैक्सेस इन टैक्स
एक साल अगर आप टैक्स डिक्रीज करते हो तो इस टैक्स डिक्रीज की वजह से व्हाट वुड बी द पाथ ऑफ डेट, मतलब कर्जे को क्या होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड फ्यूचर में टैक्सेस को क्या होगा, ये आप जानना चाहते हो। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर आप कभी भी टैक्स को कम करते हो तो फ्यूचर में ओवरऑल डेट ओवर टाइम क्या होगा, वो बढ़ेगा कम होगा, या फ्यूचर में टैक्सेस को क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन के अभी स्पेसिफिक्स पे भी डिस्कस करेंगे। मेन एजेंडा ये है कि अगर टैक्स डिक्रीज किए जाते हैं आज के दिन तो उससे डेट और फ्यूचर में कितने टैक्सेस होंगे उस पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब ये देख लो कि मान लेते हैं, लेट्स से वी आर स्टार्टिंग विथ बैलेंस्ड बजट। हम लोग मान लेते हैं कि जो हम लोग ईयर जीरो में बिल्कुल स्टार्टिंग में बैलेंस्ड बजट से स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल। तो बैलेंस बजट का मतलब क्या है कि देर इज नो डेफिसिट, कोई डेफिसिट नहीं है, कोई सरप्लस नहीं है। इसका मतलब जितना टैक्स है उतनी ही, जितना टी है उतना ही जी है, देर इज नो प्राइमरी डेफिसिट, बैलेंस बजट है। और हम लोग शुरुआत में ये मान लेते हैं कि शुरुआती हमारी कंडीशन ये है कि हम पे कोई कर्जा नहीं है, बिकॉज वी हैव बीन इन बैलेंस बजट, तो हमें कभी कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो let's say these are just things that we are assuming so that we can see how things progress. So initially debt is zero. तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि बी जीरो मतलब टाइम पीरियड जीरो पे कोई कर्जा नहीं है। ठीक है, और आपका जो बैलेंस बजट से आप शुरू कर रहे हो, मतलब टैक्स की वैल्यू और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वैल्यू है, इफेक्टिवली दिस इज टी माइनस ट्रांसफर पेमेंट्स दैट इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, तो अब आप क्या कहते हो? हमने क्या बोला, हमें टैक्स डिक्रीज करना है और फिर उससे डेट के पाथ पे क्या बदलाव होगा और उससे टैक्सेस पे क्या होगा वो देखना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, लेट्स से ड्यूरिंग ईयर वन, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, ड्यूरिंग ईयर वन लेट्स से गवर्नमेंट ने क्या किया, डिक्रीजेस द टैक्स बाय 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट करोर्स ऑफ रुपीज भी हो सकती है, वॉट एवर दिस इज, $1 बिलियन भी हो सकती है, वॉट एवर, 1 यूनिट से टैक्स को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, अगर सिंपल समझना चाहते हो तो मान लो $1 बिलियन जो है, $1 बिलियन हम लोग लेट्स से यूज करें, आई एम यूजिंग द सेम टर्मिनोलॉजी एज बुक सो दैट देर इज कंसिस्टेंसी इन व्हाट यू रीड एंड व्हाट यू आर लर्निंग हियर। एनीवेज, ठीक है, तो सपोज आपने क्या किया, सरकार ने क्या किया, पहले साल में जो टैक्स है वो $1 बिलियन से कम कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा सवाल ये है, सवाल पे आने से पहले आप मुझे ये बता सकते हो कि शुरू में डेट की वैल्यू जीरो थी, जी की वैल्यू टी के बराबर थी शुरू में, मान लो जी स्टार टी स्टार जो भी था वो दोनों बराबर थे। तो अब B1 की वैल्यू क्या होगी, B1 की वैल्यू क्या होगी when in the first period tax has been reduced by 1 unit। मैम -$1 बिलियन। सो ये डेट बोल रहे हो आप, ये -$1 मिलियन होगा, $1 बिलियन, इज इट? यस मैम। तो ये क्या है कि पहले साल में मेरे पास कितना कर्जा होगा, तो मेरे पे कर्जा नहीं होगा, मैं लोगों से पैसे लूंगी, ऐसा होगा क्या? मैम इट विल बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने $1 बिलियन का कर्जा ले लिया। मैम आई थिंक सिंस द
government income has reduced, so B1 has to be increased. Like since it's the debt part. Am I right? Like, am I going in the right direction? Or like, तो अभी आपने क्या बोला कि टैक्स कम कर दिया हमने पहले साल में, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कुछ चेंज नहीं किया, जो वो थी वो वैसी ही थी। तो एक तरीके से आप अपने डेफिसिट की तरफ जा रहे हो या सरप्लस की तरफ जा रहे हो? मैम डेफिसिट। डेफिसिट की तरफ जा रहे हो, और हम्म। जब भी डेफिसिट आता है तो आपको कर्जा लेना पड़ता है। Yes, ma'am. Ma'am, so it will be positive $1 billion. Perfect. So logically everything is fine, and this is the right answer also. But can you tell me mathematically क्या किया हमने? आपको फॉर्मूला बताया था ना मैंने। ये फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने अभी अभी ऊपर। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल ये करना है कि आपको पहले पीरियड में डेट कितना है वो बताना है। तो आप टी की जगह 1 रख दो। तो B1 क्या है? 1 + R B0 प्लस G1 माइनस T1। यस, B0 की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया ना। यस, हमने बोला ना कि शुरू में Yes, ma'am. था हमारे पे। फिर उसके बाद क्या हुआ? हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपको क्या बोला गया कि पहले साल जो पहले टैक्स था ना, आपने उसमें से 1 यूनिट टैक्स कम कर दिया। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी हो गई? T*-1। राइट, और ये कितनी थी? ये G* ही रही। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया? ये, और G* और T* का डिफरेंस कितना था? 0। तो B1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। दिस इज $1 billion। यस, यस। यस मैम। सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी भी तरीके का? मैम ये +1 वाली चीज क्लियर नहीं है इधर। हाँ, +1 मतलब क्या क्या क्लियर नहीं है कहाँ पे? मैम ये G1 को जो G* और T*-1 ये कहाँ से लिया है हमने? ये क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट ने 1 यूनिट का टैक्स वो ओके मैम, क्लियर। ओके, सो हमें क्या समझ में आता है कि, यस कृष्णा? मैम इसमें वो ट्रांसफर्स वाली टर्म्स हमने कैंसिल कर दी ना आपस में। ट्रांसफर्स वाली टर्म कैंसिल कर दी। यस मैम, टीटी के अंदर वो टैक्सेस माइनस ट्रांसफर्स होते हैं ना, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। ट्रांसफर्स का तो यहाँ पे रोल नहीं है। ये देखो ना, आपने टैक्स कम किया 1 यूनिट से, ठीक है। यस मैम, नहीं मीन्स मैम नॉर्मल फॉर्मूला में हम लोग टैक्सेस माइनस ट्रांसफर्स भी लेते थे ना, तो -1 के बाद फिर वो ट्रांसफर्स वाली टर्म्स आती, लेकिन फिर वो आपस में कैंसिल हो जाती B0 से और B1 में। ये टी की डेफिनेशन ही ये है। टी की डेफिनेशन में ट्रांसफर ऑलरेडी इंक्लूडेड ओके मैम। है ना। ओके मैम। टी की डेफिनेशन में ऑलरेडी ट्रांसफर आ गया है, तो वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट सेपरेटली। ओके। ऑलराइट, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? तो हमें ये पता चल गया कि अगर टैक्स 1 यूनिट से डिक्रीज किया तो हमारा कर्जा जो है वो 1 यूनिट हो जाएगा पहले साल में। ठीक है, जो कर्जा हम ओ करते हैं।
जिस कर्जे पे हमें रिटर्न देना पड़ेगा। तो अब सवाल ये आता है कि नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस। सवाल ये है कि इसके बाद क्या होगा। अब इसके बाद तो वो होगा जो सरकार चाहेगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा वो देखते हैं। तो मान लो सरकार को ऐसा लगता है कि भाई हमने पहली बार जो हमारा पहले साल में कर्जा आ गया $1 बिलियन का, मतलब इतने पैसे हमने उधार पे ले लिए। तो सरकार सोचती है कि ये जो पैसे जो उधार है ना, दूसरे ही साल उधार बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो मतलब सपोज मान लो फुल रीपेमेंट इन ईयर 2, फुल डेट रीपेमेंट इन ईयर 2। तो अलग अलग स्कीम देखेंगे सरकार की कि मान लो सरकार ये सोचे तो क्या होगा। 2-3 ऑप्शंस देखेंगे ऐसे, ठीक है। तो मान लो सरकार सोचती है कि मुझे दूसरे ही साल, पहले साल मेरे पे कर्जा आया, दूसरे साल मेरे को ये कर्जा उतारना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे साल में मेरा कर्जा कितना होना चाहिए। जीरो। वेरी नाइस, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ठीक है जी। तो B2 जो है वो किसके बराबर होगा, फॉर्मूला के हिसाब से 1 + R B1 प्लस G(2) माइनस T(2). सरकार को क्या चाहिए, दूसरे साल में डेट जीरो करना है उसको। पहले साल में उसका डेट कितना था, 1। तो ये 1 + R × 1 प्लस G(2) माइनस T(2), ये हो गया। तो अब अगर इस पूरे हिस्से को इस तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसको मैं T2 माइनस G2 = 1 + R ऐसे लिख सकती हूँ। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। ठीक है। तो व्हाट इज दिस, ये इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर इट। G2 माइनस T2 को तो हम लोग प्राइमरी डेफिसिट बोल देते थे, तो T2 माइनस G2 को क्या बोलेंगे, प्राइमरी सरप्लस। प्राइमरी सरप्लस। परफेक्ट। तो इसको बोल देंगे प्राइमरी सरप्लस, ठीक है। तो अगर आपको दूसरे साल सारा कर्जा उतारना है तो आपका प्राइमरी सरप्लस कितना होना चाहिए, 1 + R के बराबर, ठीक है। अगर दूसरे साल फुल रीपेमेंट करनी है तो प्राइमरी सरप्लस 1 + R होना चाहिए। अब प्राइमरी सरप्लस में ना दो चीजें हैं, T2 भी है और G2 भी है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो यहां तक एनालिसिस ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मान लो, हम ये बोलते हैं, हमारी ये अजम्पशन है कि मान लो जो भी चेंजेस सरकार को करने हैं ना वो सरकार टैक्सेस मॉडिफाई करके ही करेगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पार्ट को टच नहीं करेगी। तो क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ आ गया। तो अब सरकार जो ये सरप्लस है, जो भी सरकार अपना सरप्लस क्रिएट करना चाहती है 1 + R के बराबर, वो सिर्फ टैक्सेस में बदलाव करके करना चाहती है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग पार्ट को वो बिल्कुल चेंज नहीं करेगी। तो क्या होना चाहिए फिर, क्वेश्चन समझ आ गया। यस मैम, की टैक्सेस को खाली चेंज करना और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, मतलब जो भी बदलाव, जो भी सरप्लस सरकार लाना चाहती है वो टैक्सेस के थ्रू लाएगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे बिल्कुल चेंज नहीं करेगी। तो यस मैम। शुरू में क्या था, इफ देर इज नो चेंज
अब देखो प्राइमरी सरप्लस तो दो तरीके से चेंज हो सकता है ना, या तो सरकार टैक्स बढ़ा दे या सरकार गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दे, दोनों तरीके हो सकते हैं ना। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग उतना ही रखो, बट हम बस ये देखना चाहते हैं कि सिर्फ सारे काम टैक्सेस को चेंज करके अगर अचीव करने हो तो क्या होगा। ठीक है, तो हमारा जो जी है वो जी स्टार के बराबर ही रहेगा, और ये हो जाएगा T2, राइट। ये किसके बराबर है, 1 + R के बराबर होना चाहिए। और जी स्टार किसके बराबर था, T* के बराबर। शुरू में तो बैलेंस बजट था ना, यस। सो व्हाट डज दिस मीन। मैम बैलेंस्ड बजट का ये मीनिंग होता है ना कि जो जितनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है और जितने प्राइमरी टैक्सेस है वो सरप्लस इक्वल इज हो। जीरो, ओके मैम। प्राइमरी सरप्लस इज जीरो, दैट मीन्स बैलेंस बजट। ओके। तो व्हाट इज दिस चेंज इन टैक्स, चेंज इन टैक्स कितना रखना पड़ेगा, 1 + R। टैक्स 1 + R यूनिट से बढ़ाना पड़ेगा, यस। यस मैम। तो आपने क्या किया था स्टार्टिंग में, टैक्स को 1 यूनिट कम किया था। अब इसी का रिजल्ट अगर अगले साल ही ऑफसेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, T* + 1 + R, इतना टैक्स लेना पड़ेगा, राइट। तो जो आपने 1 यूनिट टैक्स डिक्रीज किया, अगर दूसरे साल ही सारी डेट पेमेंट करनी है तो टैक्स को 1 + R यूनिट से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सो चेंज इन टैक्स विल बी 1 + R। तो इस पूरे एनालिसिस से हमने क्या समझा कि डिक्रीज in tax, a decrease in tax of 1 unit during year 1 must be offset by an increase in taxes by 1 + R units in year 2 if I want to maintain zero debt। ठीक है, यस मैम। सबको क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी तरीके का। चले आगे। यस मैम। ओके, सो द फर्स्ट स्कीम, पहली स्कीम जो हम लोग ट्राई कर रहे थे वो ये थी कि दूसरे ही साल में सारी रीपेमेंट कर दो। बट क्या पता सरकार ऐसा ना करना चाहे, सरकार बोले कि मैं तो 5 साल बाद पूरी रीपेमेंट करूंगी, या मैं 10 साल बाद करूंगी, या मैं कोई भी टाइम पीरियड टी के बाद पूरी रीपेमेंट करूंगी, उसके अलावा उस तभी तक तभी करूंगी, उसके पहले नहीं करूंगी। तो क्या होगा, व्हाट विल बी द ट्रेजेक्टरी, व्हाट विल बी द पाथ। सो लेट्स सी दैट। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से, हमारा अब जो नई स्कीम हम लोग एनालाइज करना चाहते हैं वो ये है कि अगर आपको फुल रीपेमेंट कब करनी हो, फुल रीपेमेंट इन ईयर टी, तो इसका मतलब क्या है कि सरकार के पास T इयर्स हैं फुल रीपेमेंट करने के लिए। तो फर्स्ट पीरियड में क्या हुआ, उसने टैक्स T* से 1 यूनिट कम कर दिया, तो T* - 1 ले आए। फिर वो T इयर्स के बाद टीएथ ईयर में फुल रीपेमेंट करेंगे। तो जो भी इसके बीच के पीरियड है 2 से लेके 3 4 5 अप टू ये जो पीरियड है T-1, इसमें क्या हो रहा है,
इसमें सरकार का प्राइमरी डेफिसिट 0 है, मतलब सरकार जो है कोई टैक्स बढ़ा नहीं रही इस पीरियड में, प्राइमरी डेफिसिट 0। मतलब क्या कि टैक्सेस आर इक्वल टू वट एवर इज बीइंग स्पेंट। और फिर जब टीएथ ईयर आ जाएगा तब ये सोचेंगे कि हम लोग टैक्स बढ़ाएं, कम करें, क्या करें, ताकि ये जो हमने अभी टैक्स कम किया इसका जो इम्पैक्ट है वो नलिफाई हो जाए। ये पॉइंट समझ आ गया? यस मैम। तो ठीक है, फिर देखते हैं। तो पहले ईयर में B1 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 1। ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया था सबसे पहले। अब हम लोग ना सेकेंड पीरियड को एनालाइज करना चाहते हैं। ये B1 1 कैसे आया? ये देखो यहां से आया, ये इधर, ये उसी चीज को कैलकुलेट किया जा रहा है। जब पहले साल टैक्स 1 यूनिट कम कर दिया था तो पहले साल कर्जा लेना पड़ा था $1 बिलियन का, तो ये वही $1 बिलियन है। ठीक है, तो अब B2 की वैल्यू क्या होगी? 1 + R B1 प्लस G2 - T2। तो अब जरा बताओ मेरे को कि B2 की वैल्यू क्या होगी? मैम 1 + R। 1 + R, वेरी नाइस। सो व्हाट डिड वी डू कि B1 की वैल्यू 1 है तो पुट कर दिया। और ये वाला पार्ट क्या था? ये प्राइमरी डेफिसिट है। ये हमने बोला हुआ है कि भाई प्राइमरी डेफिसिट आप कुछ कर ही नहीं रहे, इनकर ही नहीं कर रहे। G* - T* वैल्यू है, वो 0 के बराबर है। तो आपका सेकेंड पीरियड में जो कर्जा हो गया वो कितना हो गया? 1 + R। इज दैट ओके? यस मैम। फिर ऐसे ही तीसरे पीरियड में निकालना पड़े तो 1 + R। Electronic devices sometimes stop working at inappropriate times। हाँ, तो B3 क्या होगा जरा बताओ मेरे को। 1 + R²। होल स्क्वायर। 1 + R इंटू B2, राइट, प्लस G3 - T3। अब G3 - T3 क्या है? 0, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट तो है नहीं। तो जो B2 है वो 1 + R, और उसके आगे 1 + R जो होगा उसको हम लोग 1 + R² लिख देंगे। अब इसी लॉजिक से B4 क्या होगा? 1 + R³ 1 + R। मैम इसमें एक डाउट था, जैसे B3 का फॉर्मूला ये नहीं बनेगा कि 1 + R B2 हम्म। प्लस हम्म। G3 - T3। हाँ, यही बनेगा, हमने भी यही बोला है। ओके मैम। क्या कंफ्यूजन था? मैम मुझे लगा 1 + R² आपने कहा, उसमें थोड़ा सा वो हो रहा आंसर था। आएगा 1 + R² फाइनल। मैम फिर ये जो G3 - T3 है, ये तो इधर गिवन ही नहीं है, मतलब ये कैसे पता चल रहा है कि बोला ये तो है जी। कि प्राइमरी डेफिसिट 0 है। तो मैम इसमें ईयर मेंशन नहीं कर रखा कि कौन से ईयर का प्राइमरी डेफिसिट 0 है। मैंने बताया है ना अंशिका, 2 पीरियड से लेके T - 1 पीरियड तक प्राइमरी डेफिसिट 0 है। ओके मैम, गॉट। तो पीरियड नंबर 2 से लेके पीरियड नंबर T - 1 तक प्राइमरी डेफिसिट 0 है। तो ये 1 + R B2 प्लस G3 - T3 हो गया। अब ये भी प्राइमरी डेफिसिट ही है तो ये 0 है। और B2 की वैल्यू कितनी है? 1 + R, तो B3 कितना हो गया? 1 + R² ठीक है। अब सिमिलर लॉजिक से अगर मैं B(T - 1) निकालने को बोलूं तो क्या होगा वो? मैम 1 + R B T - 2। वेरी नाइस। 1 + R⁻T - 2।
ये वाला कंपोनेंट, ये वाला पार्ट 0 है। मैम 1 + r की पावर t-2। तो ये वाली पार्ट t-3 होता, क्योंकि जो नंबर है उससे एक पावर कम है, तो यहाँ पे नंबर t-2 है तो एक पावर कम होगी। और फिर जब इसको आप कलेक्ट कर लोगे तो ये 1 + r⁻² हो जाएगा। यस, फाइन। यस मैम। अच्छा, यहां तक की कहानी क्लियर है। पीरियड t-1 तक प्राइमरी डेफिसिट 0 था। फिर तो एक चीज आप देख रहे हो कि एक ही बार टैक्स कम किया था, एक बार कर्जा लिया था $1 बिलियन का, उसके बाद कर्जा नहीं लिया है, लेकिन हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है कि नहीं? यस मैम। तो टैक्स कट सिर्फ 1 साल किया था, उस चक्कर में हमारा कर्जा ईयर ईयर टू ईयर बढ़ता जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? मैम बिकॉज जितना हम लेट पैसा देने में करेंगे उतना इंटरेस्ट और उस पे मल्टीप्लाई होता जाएगा। वेरी नाइस। तो बेसिकली ऑल्दो आपका प्राइमरी डेफिसिट 0 है, प्राइमरी डेफिसिट 0 है, मतलब कोई इस साल की रिक्वायरमेंट नहीं है कर्जा लेने की, लेकिन जो आपने पहले कर्जा लिया था वो प्लस इंटरेस्ट पेमेंट हर बार पे करनी है। तो अब इंटरेस्ट पेमेंट के लिए तो आप सरप्लस जनरेट कर नहीं रहे, राइट? यस मैम। आप इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी तो इंटरेस्ट भी तो पे करना है ना उनको, लेकिन आप इंटरेस्ट पेमेंट तो जनरेट कर नहीं रहे। इस साल की कमाई तो 0 है, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्जा लेना पड़ेगा ना। ये पॉइंट समझ रहे हो? यस मैम कि एक कर्जे को चुकाने के लिए और कर्जे उठाने पड़ रहे हैं। मतलब आपको हर बार इंटरेस्ट पेमेंट पे करनी। अब आपकी इनकम तो कुछ बन नहीं रही कि आप पेमेंट कर दो, तो आपको अपना कर्जा हर बार बढ़ाना पड़ रहा है। हर बार आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कर्जा ले रहे हो, राइट, टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू पे द इंटरेस्ट। ऑल राइट। यस। So every year government will have to issue more debt to cover the interest payment on existing debt. ये पॉइंट समझ आ गया? यस मैम। चलो, तो ये तो हुई t-1 तक की कहानी। फिर सरकार को लगा कि यार टी पीरियड में जो है हमें अपने जो डेट है वो क्लियर कर देने चाहिए। तो फिर क्या होगा? टाइम पीरियड टी में आपने वांट टू रीपे द डेट, ऑल द डेट, टाइम पीरियड टी में। तो बी ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? t⁻1 + r⁻² हाँ, t⁻1 + r⁻² so okay, what am I asking? ओके What is, सॉरी मैम। so मैं B। मैम ये होगा 1 + r⁻1। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या पूछ रही हूँ मैं, मुझे प्लीज बता दो। आप किस चीज का आंसर दे रहे हो मुझे? 0। मुझे किस चीज का आंसर दे रहे हो अंशिका, बताओ। मैम जो फॉर्मूला हम B3 BT वगैरह कर रहे थे उसका लॉजिक लगा के मैंने BT निकाला इधर से। तो कॉन्सेप्ट समझो। ये डेट था टाइम t-1 तक। फिर सरकार ने बोला कि टाइम पीरियड टी पे हम सारा कर्जा उतारेंगे। सारा कर्जा उतारेगा, उतारेंगे का क्या मतलब है?
मैम कि ये जो BT-1 तक का कर्जा था ऊपर जो हमने निकाला, प्लस इस पे जो इंटरेस्ट बना वो पे करना पड़ेगा। सारा कर्जा उतारने का मतलब ये है कि माई बीटी वैल्यू विल बी 0। यस मैम। I have to make whatever arrangement is required so that BT is 0, right? क्योंकि मेरे को T पीरियड का कर्जा 0 चाहिए। यस, रीपेइंग द डेट का तो यही मतलब होता है ना। यस मैम। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? BT की वैल्यू 0। तो BT की वैल्यू 0 कैसे होगी, ये सवाल है। तो BT क्या है? 1 + r raised to the power, not raised to the power, b of t minus 1 plus g of t minus t of t। ठीक है, तो अब क्या करूं बताओ जरा। ये वैल्यू 0 करनी है ना। ये वैल्यू किसके बराबर है? t-2 के बराबर। तो t-2 और इधर 1 पावर, तो ये कितना हो जाएगा? 1 + r raised to the power t-1 प्लस g of t minus t of t। यस, अब इस पूरे पोर्शन को दूसरी साइड लेके जाओगे तो क्या होगा? t of t minus g of t is equals to 1 + r raised to the power t-1। yes, यस मैम। what is this? सरप्लस। प्राइमरी सरप्लस। तो अगर आपको टाइम पीरियड टी में कर्जा 0 करना है तो आपको अपना प्राइमरी सरप्लस कितना मेंटेन करना पड़ेगा? 1 + r रेज टू द पावर t-1 के बराबर। ठीक है, अब ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ठीक है, अब ये जो चीज है ये कैसे हो सकती है? या तो टैक्स बढ़ाओ या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दो। तो हमने तो जो अजम्पशन ली हुई थी वो यही थी कि भाई हम लोग नहीं, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, टैक्स ही ऊपर नीचे करके देखेंगे कि क्या करना है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी स्टार ही रही। तो अब क्या हो गया? टी की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? ये, और जी स्टार जो है वो टी स्टार के बराबर थी, तो ये कितना हो गया? चेंज इन टैक्स कितना लाना पड़ेगा? बाय दिस मच। यस, increase in tax by 1 + r raised to the power t-1 billion dollars in year t। पॉइंट समझ आ गया? तो जो मैम पहले, इसमें हम एक सेकेंड, जो पहले पहले साल में जो 1 यूनिट टैक्स कम किया था उसका इम्पैक्ट, उसका रीपेमेंट अगर टी इयर्स बाद करोगे तो टाइम पीरियड टी में इतने यूनिट से टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा एनालिसिस है। यस, और मैम इसमें हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं ना कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग के साथ हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे इस केस में। ये मैं रिपीटेडली बोलती हुई आ रही हूँ। सॉरी। कोई बात नहीं। जी, हम सारा एनालिसिस कैसे कर रहे हैं कि सिर्फ टैक्सेस में क्या चेंज हो। आप यहाँ पे सेम रिजल्ट जी को चेंज करके भी ला सकते हो, बट इस डिस्कशन में हम वो नहीं देखना चाहते। हम बस ये देखना चाहते हैं कि टैक्स कितना चेंज करेंगे। ठीक है, ओके। तो जो भी चेंज हो रहा है वो सिर्फ टैक्सेस में हो रहा है, जैसे इसमें भी हुआ, जो पुराने वाले में भी हुआ। वी आर जस्ट डूइंग दैट। ओके, तो ये हमारी अजम्पशन है ऑब्वियसली, जो हम लोग मान के चल रहे हैं। बट इफ यू डिक्रीज जी स्टार ऑल्सो, देन ऑल्सो द सेम रिजल्ट कैन बी। आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग 1 + r रेज टू द पावर t-1 यूनिट से डिक्रीज कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, ऑल राइट।
So there's a request for a break. Let's take a 10 minutes break and let's start at 7:15. Okay. All right, guys. We'll see you in 10 minutes. Okay. So we said कि अगर अगर हमने टैक्स को 1 यूनिट डिक्रीज किया फर्स्ट ईयर में और अगर हम लोग टाइम पीरियड टी पे जाके ये सोचे कि हमें फुल रीपेमेंट करनी है ओनली बाय द मीन्स ऑफ चेंजिंग टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हम टच नहीं कर रहे हैं, तो वो करने के लिए हमें टाइम पीरियड टी में जो टैक्स इंक्रीज करना पड़ेगा दैट विल बी 1 + r⁻⁻t−1। ठीक है। तो इस पूरी जर्नी को दो जो डिफरेंट एग्जांपल्स देखे उसके थ्रू हमें ना कुछ कंक्लूजन्स हैं जो हम ले सकते हैं। कुछ कंक्लूजन्स जो निकल के आते हैं वो ये हैं कि इफ जी इज अनचेंज्ड, अगर जी अनचेंज्ड है ना, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बिल्कुल आप बदलते नहीं हो और किसी भी पीरियड में अगर आप टैक्स डिक्रीज करते हो इन अ पीरियड, तो इवेंचुअली क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में जाके आपको टैक्स इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। This decrease in taxes must eventually be offset by an increase in taxes in the future। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, आप जितना लंबा वेट करोगे उतना जो अमाउंट ऑफ टैक्स बढ़ाना पड़ेगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। जैसे टाइम पीरियड 2 में ही रिपेमेंट कर देते तो कितना टैक्स बढ़ाना पड़ता, 1 + r। टाइम पीरियड टी जितना बढ़ता जाएगा, टी की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी ये वाला नंबर उतना ही बढ़ता जाएगा। या फिर मान लो अगर आर की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगा, जो टैक्स इंक्रीज करना पड़ेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। सो दूसरा कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि द लॉन्गर द गवर्नमेंट वेट्स, जितना ज्यादा गवर्नमेंट वेट करेगी ना टू इंक्रीज टैक्सेस, या फिर और द हायर इज द रियल इंटरेस्ट रेट, तो इवेंचुअली जो है हायर इज द इवेंचुअल increase eventual increase in taxes। तो अगर या तो आप जितना लंबा पीरियड वेट करोगे या फिर आर की वैल्यू अगर बढ़ती है तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, इवेंचुअली आपको जो टैक्स इंक्रीज करना पड़ेगा उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? ऑल गुड? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। चलो, तो अब जो दो तरीके की चीजें हमने देखी, दो अलग अलग स्कीम्स देखी थी कि या तो अगले ही साल पे कर दो या फिर किसी भी टाइम पीरियड टी पे फुल रीपेमेंट अगर करोगे तो क्या करना पड़ेगा। मान लो सरकार को फुल रीपेमेंट ना करनी हो, सरकार बस ये सोचे कि मेरे को डेट स्टेबलाइज करके रखना है, कि मान लो मेरा कर्जा 100 रुपए है ना, तो भाई मेरा कर्जा 100 रुपए ही रहे, वो कैसे इंश्योर करूं, उसको हम लोग डेट स्टेबलाइजेशन बोल रहे हैं। तो व्हाट इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू स्टेबलाइज डेट, तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा। सो हियर वी आर नॉट सेइंग कि सरकार बोल रही है डेट कि मैं जीरो डेट रखना चाहती हूँ। दिस इज नॉट व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग। गवर्नमेंट इज सेइंग कि जितना मेरे पे कर्जा है मैं हर साल सिर्फ उतना ही कर्जा रखना चाहती हूँ, उससे ज्यादा अपना कर्जा नहीं बढ़ाना चाहती। तो वो कैसे हो सकता है ये देखना चाहते हैं। ठीक है। तो डेट स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन इन ईयर टी, तो ईयर टी में डेट स्टेबलाइजेशन करना है।
तो स्टेबलाइजेशन का मतलब ये है कि स्टेबलाइजेशन का यहाँ पे मतलब ये है, मतलब प्लीज समझ लो, स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि आप या तो टैक्सेस, चेंजिंग टैक्सेस, या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो टैक्स या गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इस तरीके से एडजस्ट करो कि मेरा डेट उतना ही रहे। स्पेंडिंग so that the debt remains constant from then on। तो मत then on, तो मैं अगर बोल रही हूँ कि मैं भाई टाइम पीरियड टी में डेट स्टेबलाइजेशन कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को टाइम पीरियड टी और उसके बाद ऐसा एडजस्ट करूंगी कि मेरा जो डेट है वो टाइम पीरियड टी, T+1, T+2, T+3, उसके बाद वो बिल्कुल स्टेबल हो जाए। ये मतलब है इसका। तो बेसिकली व्हाट डज दैट मीन कि सपोज मान लो, अभी एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मान लो पहले साल वाली जो सिचुएशन थी उसमें यही हो रहा था। मैम, इज आर इज इज आर इज कांस्टेंट विद टाइम। यहाँ पे हमारी अजम्पशन है कि आर कांस्टेंट है, बट ऑब्वियसली दैट्स रियली नॉट द केस। वो चेंज भी हो सकता है, और वो अगर चेंज होता है तो फिर वो इस पूरे एनालिसिस को और कॉम्प्लिकेट करता है। बट यहाँ पे हमारी अजम्पशन यही है कि इसको हम लोग कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। ओके मैम। ऑलराइट, तो मतलब बेसिकली मान लो सपोज गवर्नमेंट बोले कि भाई मैं अपना डेट स्टेबलाइज करना चाहती हूँ ईयर 2 से। गवर्नमेंट डिसाइड्स टू स्टेबलाइज द डेट फ्रॉम ईयर 2 ऑन या ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, मतलब समझ लो, एक बार मतलब समझ आ गया उसके बाद सिर्फ सिंपल इक्वेशन। तो इसका मतलब है कि जो डेट होगा ना टाइम पीरियड 2 में, या फिर उसके बाद वाले टाइम पीरियड्स में, वो किसके बराबर होना चाहिए, जो टाइम पीरियड 1 पे डेट था। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं डेट को स्टेबलाइज करूंगी टाइम पीरियड 3 ऑनवर्ड्स, तो इसका मतलब है कि जो मेरा थर्ड पीरियड में डेट होगा और उसके आगे वाले आने वाले जितने भी पीरियड्स हैं उसमें जो मेरा डेट है वो किसके बराबर होना चाहिए, D2 के बराबर। ये पॉइंट समझ आ गया? ये हमारी यस मैम। डेफिनेशन है डेट स्टेबलाइजेशन की, कि अगर टाइम पीरियड टी ऑनवर्ड्स डेट स्टेबलाइज करो तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड टी में जो डेट है वो T-1 के बराबर होना चाहिए, और उसके बाद आने वाले जितने भी पीरियड्स हैं सब में डेट उसी अमाउंट के बराबर रहेगा। ठीक है, मैम ये कैसे पॉसिबल है? वो इंटरेस्ट रेट उस पे मल्टीप्लाई होके वो तो इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो वही तो अभी करना है कि ये कैसे पॉसिबल होगा, वही देखेंगे कैसे पॉसिबल होगा। ओके मैम। अभी करेंगे पॉसिबल उसको। ठीक है, चलो, तो डेट स्टेबलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया। यस मैम। ठीक है, अब तो आपको क्या करना है वो देखो। तो जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें हमारा पहले टाइम पीरियड में डेट कितना था, 1 बिलियन। तो B2 की वैल्यू क्या होती है, 1+R⁻², सॉरी 1+R B1+G2 - T2। अगर गवर्नमेंट को टाइम पीरियड 2 ऑनवर्ड्स डेट स्टेबलाइज करना है तो B2 की वैल्यू B1 के बराबर होनी पड़ेगी। B1 की वैल्यू 1 है तो B2 भी क्या रखना है, 1। तो 1 = 1+R+G2 - T2। ये क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे इसको इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, T2 - G2। ये T2 - G2 किसके बराबर हो गया, R के बराबर।
तो मेरा डेट 1 कब रहेगा? जब मेरा प्राइमरी सरप्लस किसके बराबर है? रियल इंटरेस्ट रेट की। रियल इंटरेस्ट रेट के बराबर है। ये पॉइंट समझ आ गया? यस मैम, क्लियर। क्या पॉसिबल हो गया? यस मैम। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर आपको फर्दर अपना डेट नहीं बढ़ाना है तो आपका प्राइमरी सरप्लस किसके बराबर होना चाहिए? आपके रियल इंटरेस्ट रेट के बराबर। प्राइमरी सरप्लस का मतलब क्या होता है कि जो आपकी आज की इनकम है, हाउ मच मोर इज दैट रिमूविंग द एक्सपेंसेस। तो एक तरीके से सरकार कितना एक्स्ट्रा कमा रही है एज कंपेयर टू जितना खर्चा हो रहा है। तो वो जो सरप्लस है अगर वो आर के बराबर हो जाए तो क्या कर सकते हो आप? जो पिछले साल का कर्जा था उस पे जो इंटरेस्ट था वो इस सरप्लस से पे कर सकते हो। ये पॉइंट समझ आया कि देखो, अगर आपके पास लास्ट ईयर कर्जा था 1, ये 1 कर्जा अगले साल 1 + R हो जाएगा। तो अगर आप इसको R वापस दे दोगे तो आप पे इफेक्टिवली कितना कर्जा बचेगा? 1। यही बात हुई ना कि अगर आप हर साल ये बोलोगे भाई मैं तुम्हारा इंटरेस्ट पे करता रहूंगा तो इफेक्टिवली आपका जो कर्जा है वो हमेशा 1 ही रहेगा ना। यस और मैम। मैम इसमें अगर 2 स्टार्टिंग में लेते तो वो 2 हो जाएगा ना? क्या स्टार्टिंग में लेते? 2। मैम B1 को अगर 2 लेते हाँ, तो मैम ये देन 2 + R - R हो जाता उस केस में। 2 + R नहीं, 2 करते तो अलग होता। तो इंटरेस्ट रेट कितना बनता? 2R। ओके मैम। राइट, तो आपको सरप्लस 2R जनरेट करना पड़ता। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझो कि आपने 100 रुपए उधार लिए थे, हर साल 10% इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहता है। तो अगले साल 110 रुपए हो जाएंगे। अगर आपने 110, अगर इसको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं की तो अगली साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 110 पे लगेगा, राइट। लेकिन अगर आप इसको क्या करो, अगर आप इसको 10 रुपए पे कर दो तो क्या होगा? इफेक्टिवली आपका जो कर्जा है वो 100 रुपए ही रहेगा ना। यस, तो इसका क्या मतलब है कि सरकार अगर सरप्लस जनरेट करती रहे यहाँ पे आर अमाउंट का हर साल, तो वो उसका कर्जा जो है वो हमेशा 1 मेंटेन कर सकती है। इज दैट ओके? यस मैम। अब जैसे मुझे डेट स्टेबलाइजेशन का मतलब है इसके बाद वाले जितने भी पीरियड्स हैं उसमें भी हमें जो डेट है वो 1 ही चाहिए। ठीक है, तो मतलब B3 की जो वैल्यू है वो भी 1 ही चाहिए, B2 की वैल्यू तो 1 ही चाहिए। इसके बाद जितने भी पीरियड्स आएंगे इधर वो सब 1 चाहिए। तो हर केस में आपका कंडीशन क्या आएगा? T (T - G) दैट शुड बी इक्वल टू R, राइट। यही आएगा। तो हर साल सरकार को कितना प्राइमरी सरप्लस जनरेट करना पड़ेगा? इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट। दिस इज द सिचुएशन व्हेन वी हैव टेकन 1। अगर हमने टैक्स को 1 यूनिट डिक्रीज किया था, 2 यूनिट करते तो अलग हो जाता, तो 2 टाइम्स R हो जाता यहाँ पे। ठीक है, यस मैम।
So to avoid further increase in debt, government must run a primary deficit equal to R on the existing debt. ठीक है, और ऐसे ही आप आगे के आर्ग्यूमेंट्स बना सकते हो। जैसे इस केस में क्या हुआ था कि हमने डेट स्टेबलाइजेशन ईयर नंबर 2 पे स्टार्ट कर दी थी। आप डेट स्टेबलाइजेशन को किसी भी पीरियड में स्टार्ट कर सकते हो ना। यस मैम। तो मान लो किसी भी टाइम पीरियड टी में स्टार्ट करोगे तो टाइम पीरियड T-1 का डेट टाइम पीरियड टी के डेट के बराबर होना चाहिए। और वो जो हमने देखा था कि डेट आपका फिर कितना हो जाएगा, अगर आप पहले T-1 ईयर्स कुछ नहीं करते तो बी ऑफ T-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस आर रेज टू द पावर T-2, राइट। मैम मतलब बी और T-1 तक हमने रीपेमेंट कुछ भी नहीं करी है इस पीरियड तक। रीपेमेंट की बात ही नहीं है, यहाँ डेट स्टेबलाइजेशन की बात हो रही है। मैम प्लीज एक बार आप इसे रिपीट कर दो। डेट स्टेबलाइजेशन मतलब टाइम पीरियड टी के बाद मैं अपना डेट नहीं बढ़ने दूंगी, उसके पहले मैं कुछ नहीं कर रही। टाइम पीरियड T-1 तक जो हुआ वो हुआ, टाइम पीरियड टी के बाद मैंने ठान लिया कि अब मैं अपना डेट नहीं बढ़ने दूंगी। ओके मैम। ठीक है, तो टाइम पीरियड T-1 तक जब आपने हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो डेट कितना हो गया, इतना। ओके मैम मतलब T-1 तक हम कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद में ऐसा स्टेप लेंगे कि वो इंक्रीज ना हो फर्दर। फिर अगला पीरियड टी का डेट इतना ही होना चाहिए, ठीक है, इसके बराबर डेट होना चाहिए। ओके, ओके मैम। जो डेट यहाँ पे 1 था, ये 1 का रोल ये निभाएगा अब। ठीक है, यस मैम। तो आपका होमवर्क है एक, कि आपको कितना प्राइमरी सरप्लस जनरेट करना पड़ेगा। टू मेंटेन डेट स्टेबलाइजेशन एट टी ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो टाइम पीरियड टी ऑनवर्ड्स अगर डेट स्टेबलाइजेशन मेंटेन करना है तो कितना प्राइमरी सरप्लस मेंटेन करना पड़ेगा। सीधा सा लॉजिक है, प्राइमरी सरप्लस कितना मेंटेन करना पड़ेगा। मान लो ये पूरा अमाउंट 100 रुपए होता, तो भाई ये जो 100 रुपए है इस पे अगले साल जितना इंटरेस्ट बने वो इंटरेस्ट के बराबर सरप्लस हर साल डालते रहो, तो आपका डेट 100 रुपए ही रहेगा। यस, तो 100 रुपए पे इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 100 × R। तो आप हर साल कितना इंटरेस्ट मेंटेन करो, हर साल कितना सरप्लस मेंटेन करो, इतना। मैम ये वो कंसेप्ट मुझे में कंफ्यूजन हो रही है कि अ, हम 1 + R T-2 ये पावर तक हमें आगे बढ़ने नहीं देना है। तो मैम जो सरप्लस मेंटेन करके चल रहे हैं वो T-1 पीरियड के बाद हमें सरप्लस मेंटेन करना है, या जो पीछे के एग्जिस्टिंग पीरियड्स है उसमें थोड़ा थोड़ा सरप्लस मेंटेन करें इस केस में। पीछे के पीरियड्स में सरप्लस मेंटेन करने का क्या मतलब है। मैम जैसे T-1 से पहले जो T-2 T-3 है उसमें थोड़ा थोड़ा सरप्लस मेंटेन करके हम स्टेबलाइज करें, या B T-1 तक हमारा आ गया जो भी डेट था, उसके बाद में हमने उसके बाद का जो सरप्लस होगा वो इतना मेंटेन करके रखेंगे कि और फर्दर अगर वो बढ़े ना।
अगर आप टाइम पीरियड T-1 के पहले ही एक्ट करोगे तो डेट ये बनेगा ही नहीं। ओके मैम। डेट स्टेबलाइजेशन की डेफिनेशन क्या थी कि आपको अपने एक्शंस टाइम पीरियड T में बदलने और उसके बाद बदलने हैं। ओके मैम। So you have to change taxes, government spending, whatever you want to change when you decide to stabilize it. आप जब डिसाइड करोगे तभी आप एक्शन लोगे, उसके पहले एक्शन थोड़ी लोगे। ओके मैम, इसका क्लियर। मतलब तो आपने T-1 में डिसाइड कर लिया, या जब आपने अपने एक्शंस बदले आप तभी डिसाइड कर लोगे कि मुझे मुझे चीजें चेंज करनी है। तो अगर टाइम यस। टी से डेट स्टेबलाइज कर रहे हो तो टाइम पीरियड टी से चीजें चेंज होगी। ठीक है। यस मैम। ऑलराइट, सो तो आपका आंसर इसका क्या होना चाहिए? दिस इनटू आर। यू शुड मेंटेन दैट, ट्राई टू कम अप मैथमेटिकली हाउ वो नंबर कैसे आया। ठीक है, चलो। तो अब इस पूरे एनालिसिस से हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। वो कंक्लूजन्स क्या हैं कि पास्ट में अगर आपको डेफिसिट्स होते रहे तो क्या होगा? डेफिसिट्स की वजह से क्या होता है? मैम और बोरो करना पड़ेगा। बोरो करने से मतलब क्या? आप अपना डेट बढ़ाते हो। यस मैम, और डेट बढ़ता चला जाएगा। लेगेसी ऑफ पास्ट डेफिसिट्स इज हायर गवर्नमेंट डेट, राइट? तो अगर गवर्नमेंट डेट को कंट्रोल करना है, इसको मान लो स्टेबलाइज करना है, भाई कर्जा नहीं बढ़ने दे सकते ना, कितना कर्जा बढ़ने देंगे? इसको स्टेबलाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा? कर्जा कम करना है तो पहली बात तो डेफिसिट से छुटकारा पाना पड़ेगा ना, क्योंकि जैसे डेफिसिट लोगे फिर आपको फिर से डेट लेना पड़ेगा, फिर डेट बढ़ जाएगा, फिर उस पर इंटरेस्ट भी पे करोगे। मैंने ना आपको एक होमवर्क दिया था जो किसी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में कुछ सवाल पूछे थे, किसी ने कुछ मैसेज नहीं किया ग्रुप पे, भूल गए क्लास के बाद। विल यू ट्राई? याद है क्या क्या पूछा था? और यस मैम, आपने पूछा था उसकी टर्म कितनी होती है, कौन अपॉइंट कर सकता है, उसको फायर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो सब थोड़ा सा रिसर्च करनी थी मैम। ये दोनों होमवर्क अगली क्लास से पहले कर देंगे। वेरी नाइस। थर्ड थर्ड होमवर्क आपका आज टास्क है ये जाके देखना कि इंडिया जो है, इंडिया का डेफिसिट लास्ट ईयर का और इंडिया का डेट, ये दोनों अलग चीजें हैं। ये क्या है? इट्स लाइक अ स्टॉक, राइट? स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल, समझते हो? यस मैम। ठीक है। तो जो इकट्ठा होके डिपॉजिट हो रहा है या फिर कर्जा थोड़ा कम हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है, ये स्टॉक वेरिएबल है। तो कर्जा कितना है, दिस इज अ स्टॉक वेरिएबल। मैम ये ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम में देखते हैं ना डेट की। किसी पॉइंट ऑफ टाइम में देखते हैं कि इस साल, ये नहीं पूछे कि इस साल का डेट कितना है, नहीं, इंडिया पे कितना डेट है। हम्म। लेकिन डेफिसिट जो टर्म होती है वो कैसे यूज होती है? इस साल का कितना डेफिसिट रहा। पॉइंट समझ रहे हो? यस मैम। तो इंडिया का डेफिसिट कितना है लास्ट ईयर, और इंडिया का डेट लास्ट
ईयर पे कितना था, ये दो फिगर्स आपको मुझे बताने हैं। ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ये सारे फिगर्स अवेलेबल हैं। ये बहुत कॉमन चीज है जो सबको पता होनी चाहिए। एटलीस्ट सोचो कि कितना है। कोई गेस कर सकता है डेट कितना होगा? मैम आई थिंक डेवलपिंग नेशन है तो बहुत ज्यादा हो सकता है। बहुत ज्यादा तो बहुत वेग टर्म है। मैम मैंने पढ़ा था 2036 तक हम लोग डेप्ट में है, मीन्स 15 साल या 20 साल का हम लोग ने डेप्ट अभी से ले लिया है कि हमें खत्म करते करते 2036 आ जाएगा। देखो खत्म तो मैम आई थिंक कुछ 5% जीडीपी का था टोटल। 5% ऑफ जीडीपी। हाँ एस एग्जैक्ट पता नहीं है बट 4-5% ऑफ जीडीपी इतना चल रहा था डेफिसिट। आई एम श्योर देन यू विल बी सरप्राइज टू नो द आंसर। इट्स नोवेयर क्लोज टू दैट। सो इस नंबर को सुन के जरूर आप सरप्राइज हो जाओगे कि कितना डेट है। और एक बार अगर आपने ये देख लिया कि इंटरेस्ट में कितनी पेमेंट हर साल जाती है इंडिया की, जैसे जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजों पे होगा, कुछ जेन्युइन पॉलिसीज पे होगा, प्रोजेक्ट्स पे होगा, और कुछ इंडिया का जो इनकम है वो किस में यूज होता है? पुराने डेट पे इंटरेस्ट ही पे करने पे। तो इंटरेस्ट पे कितनी पेमेंट गई लास्ट ईयर वो भी देखना जरा। ये तीन नंबर्स देखना, आपको बहुत मजा आएगा। इंडियाज इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द डेट लास्ट ईयर का, ये तीन चीजें प्लीज देखना जरूर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और देखो यही चीजें हैं जिसके थ्रू हम लोग इस सब्जेक्ट को थोड़ा रिलेटेबल बना सकते हैं, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी ड्राई एंड थियरी बेस्ड। तो आई होप you will try, and whosoever tries will be doing a greater good for themselves and for everyone। ठीक है, चलो ओके। कमिंग बैक, तो अगर बहुत ज्यादा डेफिसिट्स हुए हैं पास्ट में तो उसका रिजल्ट होगा बहुत ज्यादा गवर्नमेंट डेट। बहुत ज्यादा अगर गवर्नमेंट डेट को स्टेबलाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा? मैम डेफिसिट सरप्लस। करना पड़ेगा। यस। डेफिसिट्स को कम करेंगे, डेफिसिट्स को खत्म करेंगे। और डेफिसिट्स खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टैक्सेस इंक्रीज करने पड़ेंगे। टैक्सेस इंक्रीज कर सकते हो या गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर सकते हो, जिसकी वजह से आप क्या करोगे कि आपको एटलीस्ट उतना तो प्राइमरी सरप्लस मेंटेन करना है जितना, जिससे एटलीस्ट इंटरेस्ट तो पे हो पाए, ताकि नया डेट ना लेना पड़े इंटरेस्ट पे करने के लिए, राइट? यस मैम। हमने क्या बोला, बहुत सारा डेफिसिट होते 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 बहुत सारा डेट आ जाता है। डेट को खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? भाई पहली बात तो तुम अगली बार कर्जा मत लेना। अगली बार कर्जा कब नहीं लोगे? जब डेफिसिट नहीं होगा। तो एक पार्ट तो है कि डेफिसिट नहीं करना है, और दूसरा पार्ट क्या है कि भाई जो पुराना कर्जा लिया हुआ है उस पे भी तो तुम इंटरेस्ट पे कर रहे हो। वो पेमेंट कहाँ से आएगी? उस पेमेंट को बनाने के लिए थोड़ा सा सरप्लस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि इफ यू वांट टू get rid of new government debt, you will have to maintain small amount of primary surplus which ensures कि एटलीस्ट पुराना जो डेट है उस पे इंटरेस्ट पे हो पाए। तो पहली बात तो नया डेफिसिट मत क्रिएट करो। दूसरा, एटलीस्ट इतना सरप्लस क्रिएट कर लो कि पुराने डेट पे इंटरेस्ट पे हो पाए। ठीक है? मैम इसमें हम ये एम करते हैं कि डेफिसिट नए वाला ना क्रिएट हो और पुराने वाले को भी कम करने की कोशिश करते हैं, या पुराना वाला जो हो गया अब नए वाले में हम नहीं क्रिएट करेंगे। हाँ बिल्कुल। देखो हम लोग जैसे मान लो आप ऑलरेडी इतना कर्जा ले चुके हो, अब अगर अगले साल डेफिसिट हुआ तो इस कर्जे में एक ब्लॉक और ऐड हो जाएगा, और डेफिसिट हुआ तो एक ब्लॉक और ऐड हो जाएगा, एक ब्लॉक और ऐड होता जाएगा।
तो पहली बात तो अगर कर्जा खत्म करना है तो आपको डेफिसिट नहीं लाना। यस, ये तो पहली रीजन है। दूसरी टास्क क्या है कि ये हर साल इतना बढ़ता है इंटरेस्ट रेट की वजह से, तो एटलीस्ट सरकार की इतनी तो कमाई बचे कि ये इतना पार्ट कवर हो पाए। हाँ, अगर सरकार की इनकम इतनी ज्यादा बच पा रही है कि इसका और हिस्सा कम हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। यस, यस। तो दिस इज द एंटायर एनालिसिस। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट जितना वो चाहिए प्राइमरी सरप्लस, और अगर हम वो टैक्स के थ्रू अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो टू मेंटेन द debt equal to this, I will always have to increase the tax. I'll always have to keep the tax increased by whatever is my interest requirement. Yes. यस। तो ये हमारा कंक्लूजन है इस पूरे डेट स्टेबलाइजेशन के एनालिसिस से। ये पार्ट क्लियर हो गया? और मैम अब कोई भी केस हम ले ले, सब में टैक्स जो इंक्रीज का अमाउंट होगा वो आर ही होगा। नहीं, ओके मैम, वो केस टू केस वेरी तो करेगा। आर तब था जब आपने दूसरे पीरियड से ही स्टेबलाइजेशन शुरू कर दिया। सी, वॉट एवर यू ओ, जितना भी आपका डेट है, इनटू आर, ये आपका प्राइमरी सरप्लस होना चाहिए। दैट्स इट। तो पहले एग्जाम्पल में ये 1 था तो ये 1 into r हो गया। अब ये बदलता जाएगा तो ये इंटू आर होके ये प्राइमरी सरप्लस की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। मैम मतलब T-1 पीरियड पे हमने डिसाइड करा कि इतना डेट को और इंक्रीज नहीं होने देंगे, वो अमाउंट ऑफ डेट। अब नाउ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, डोंट मिक्स इट अप। सी, ओके। आप जब भी, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, जब आपने पहले सेकंड पीरियड से ही मान लो डेट स्टेबलाइजेशन शुरू किया, स्पेसिफिक टू दिस एग्जाम्पल अगर बात करूं, तो आपका डेट 1 बिलियन था। यस मैम। तो 1 बिलियन पे जो इंटरेस्ट रेट बनता था वो आर था। ओके मैम। मान लो 2 बिलियन होता तो 2 बिलियन पे जो इंटरेस्ट रेट बनता वो 2 आर होता। ओके मैम। ये 10 करोड़ होता, कुछ भी होता, वॉट एवर दिस इज। तो डिपेंडिंग ऑन दैट, जो आप, जब आप डिसाइड करो उस वक्त जितना डेट है उस पे जितना इंटरेस्ट लगता है उतना सरप्लस मेंटेन करना है। दैट्स इट। ओके मैम। सो ये तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के हिसाब से ये आर नंबर आ गया था बिकॉज वी अज्यूम्ड कि डेट 1 है। ठीक है, यस मैम। बदलेगा तो इंटरेस्ट भी बदल जाएगा। ओके, यस मैम, क्लियर। ऑलराइट गाइस, मुझे थोड़ा सा चीज और डिस्कस करनी थी बट आई डोंट थिंक वी शुड गो अहेड एंड टेक मोर टाइम बिकॉज this duration is good, or do you guys get sleepy or lose focus? What happens? मैम आई थिंक इट इज फाइन। It's fine with you? Okay. किसी और का कुछ और सजेशन है? चलो, आई थिंक बीच में ब्रेक के बाद इज फाइन। हाँ, ठीक है। Ma'am, you can also keep it till 8. अच्छा, आई कैन Like, कीप इट ऑल्सो, ठीक है। like if, yeah. Sure. अभी जो topic that I'm about to start won't end in 10 minutes, and then again I know I'll have to repeat. So we'll end it right now only, and we'll continue the discussion in the next session. ठीक है? इन दोनों जो भी क्लासेस में डिस्कस हुआ उसके चैप्टर नोट्स आपको आज शाम तक ही अपलोड हो जाएंगे, सो यू कैन ट्राई चेकिंग दैट ऑल्सो। प्लस इकोट्रिक्स क्लास विल बी टुमारो इवनिंग, और उसमें हम लोग क्या क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन वट एवर लेक्चर्स वी हैव कवर्ड। सो आई विल सी यू गाइज ऑन फ्राइडे, एंड there will be one extra class for micro on Sunday. Okay. All right. Thank you.